दोस्तों, शादी के बाद मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। दिन मेरे देवर का दोस्त अविनाश हमारे घर पर आया। फिर उसने मुझे दोस्तों, मेरा नाम शेफाली है। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरे माता-पिता ने मेरी शादी करने का फैसला किया। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माता-पिता का कहना था कि बस बहुत हो गई पढ़ाई। अब शादी करके अपना घर बसाओ और अपनी ससुराल में सुखी रहो। हम 4 बहनें थे और 3 भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे बाद मेरे और भाई-बहनों की भी शादी होनी थी। मेरे माता-पिता चाहते थे कि वह जल्द से जल्द अपने जीते जी ही अपने सारे बच्चों की शादी कर दे, ताकि वह इस फर्ज से फ्री हो जाएं। अब अपने माता-पिता के इस फैसले के आगे मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरे रिश्ते भी बहुत आते थे। मैं अपने सब बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी मम्मी का कहना था कि पता नहीं हमारी बड़ी बेटी किस पर गई है कि भगवान ने उसे इतना खूबसूरत बनाया है। मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरे हर जगह से रिश्ते आ जाते थे। मैं जहां भी जाती थी वहां पर लोग मेरी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांध दिया करते थे और अपनी तारीफ सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती थी। यहाँ तक कि मेरी सगी बहनें तक मेरी खूबसूरती से जलती थीं। एक दिन मैं एक शादी के फंक्शन में गई हुई थी। वहां पर एक लड़का आया हुआ था। उसका नाम अविनाश था। हम लड़के वालों की तरफ से गए हुए थे और वह लड़का दूल्हे का दोस्त था। वह लड़का बार-बार एक टुक नज़र से मुझे देखता चला जा रहा था। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पहली बार मुझे किसी लड़के ने इतनी घूर कर देखा हो। मेरी खूबसूरती देखकर तो हर लड़का ही मुझे घूर कर देखता था। उस शादी में एक तरफ स्टेज बना हुआ था और लड़के-लड़कियां डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए थे। वह लड़का अपने दोस्त के कान में ना जाने क्या कह रहा था और दूसरी तरफ पलटकर उसने मुझे देखा था। मेरी नजर उस पर ही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने मेरी नजरें उसे बार-बार क्यों तलाश कर रही थी। वह लड़का बहुत हैंडसम था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं थी, लेकिन अब तक इस जैसे न जाने कितने लड़के मुझ पर लाइन मार चुके थे, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं कराई थी। मैं हर लड़के को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि मैं हर दिल की ख्वाहिश बनना चाहती थी। मैं किसी भी एक को पसंद करके सिर्फ उसी की नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर लड़का नजर उठाकर सिर्फ मुझे ही देखे और मेरी ही तारीफ करे। भला इतनी खूबसूरत होने का मुझे कुछ तो फायदा उठाना ही था। फाइनली फंक्शन खत्म हुआ और हम लोग घर वापस आ गए थे। अगले दिन पता चला कि मेरा रिश्ता आया है और लड़का भी साथ आया था। मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। मैंने खिड़की से झांककर ड्राइंग रूम के अंदर देखा, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि लड़का कोई और नहीं, बल्कि वही लड़का है, अविनाश, जो कल मुझे शादी में मिला था। वह मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया था कि अगले ही दिन मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ गया था। इसके साथ था तो कोई नहीं, बस एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह लड़की कौन है। इस लड़की को तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझे लगा कि शायद ये इसकी बहन होगी, मगर कुंवारी बहन आने का क्या मतलब बनता था। ये फैसला तो बड़ों के होते हैं। ये लड़की तो कुंवारी लग रही थी। इसके साथ कोई बच्चा भी नहीं था। मुझे लगा शायद बस ये दोनों भाई बहन ही रिश्ता लेकर आ गए थे। मैं खिड़की की तरफ यह सब कुछ झांक कर सोच ही रही थी। इतनी ही देर में दरवाजे से मेरी मम्मी बाहर आई और उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी जाओ और अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मम्मी, ये लड़की के साथ लड़की कौन है? मेरी मम्मी कहने लगी कि ये लड़की नहीं है, ये इस लड़के की भाभी है। तुम जाओ, जल्दी से अच्छे से तैयार होकर किचन में चली जाना और सिर पर दुपट्टे का पल्लू रखकर चाय की ट्रे हाथ में लेकर बहुत समझदारी के साथ ही अंदर आना और किसी तरह की कोई गड़बड़ मत करना। यह लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद आया। हम लोग चाहते हैं कि यह तुम्हें पसंद कर ले और हम तुम्हारी शादी यहीं कर दें। मैं समझ गई थी कि मेरे मम्मी पापा को इस लड़के ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों में ले लिया है। इसलिए मैं कमरे में चली गई और मैंने एक अच्छा सा सूट निकालकर पहन लिया, जिसमें मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लू कलर मेरे ऊपर शुरू से ही बहुत जचता था और इस सूट में भी मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। इसलिए मम्मी के कहने के मुताबिक मैं जल्दी से तैयार होकर
और सर पर दुपट्टा रखकर चाय की ट्रे हाथ में लेकर ड्राइंग रूम में जहां पर मेहमान बैठे हुए थे वहां चली गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के अंदर गई, मैंने नोटिस किया कि अविनाश की नजर मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी कि सच में मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया, इसलिए इसको मुझे पाने का शौक जाग उठा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर आ रही थी कि जो औरत अविनाश के साथ बैठी हुई थी, यह उसकी भाभी थी। मैं तो इसे उसकी छोटी बहन समझ रही थी। अविनाश की भाभी को मैं बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसी तरह से हमारा रिश्ता फिक्स हो गया था। दरअसल अविनाश की भाभी की शादी को 10 साल हुए थे जब उनके पति की मौत हो गई थी। जब वह 17 साल की थी, तब उनकी शादी अविनाश के बड़े भैया के साथ कर दी गई थी और वह काफी सालों पहले मर चुके थे। और अविनाश ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दूसरे शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया था। वह इस शहर में नहीं रहते थे। वह महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही अपने घर का चक्कर लगा लिया करते थे और उन्होंने हमेशा अपनी भाभी को माँ का दर्जा दिया था। उनकी भाभी ने अविनाश के साथ कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया था। वह अविनाश को हमेशा अपना बेटा मानती थी। वह लगभग 45 साल की थी और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, जबकि वह जवानी में विधवा हो गई थी और तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगी। फिलहाल मेरी शादी तो अविनाश के साथ हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी के बाद भी इसी तरह से लोगों की नजरों का निशाना बन जाया करूंगी, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। जब मैंने अपनी जेठानी को देखा था, वह अपने देवर की पसंद पर हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई थी। उनकी चढ़ती जवानी की उम्र निकल जाने के बावजूद भी उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह अभी जवान है, जबकि इस उम्र की औरतों के तो बच्चे जवान हो जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने अविनाश के साथ मेरी शादी इसलिए भी कर दी थी क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक भाभी ही तो थी। और उन्होंने मेरी फैमिली वालों के सामने बैठकर इतने अच्छे तरीके से बात की थी कि उनको देखकर मेरे मम्मी पापा का दिल उनकी बातों पर फिदा हो गया था। उनका कहना था कि जितनी यह चेहरे से खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा इनका दिल खूबसूरत है। तुम्हारी जेठानी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। यही सब सोचते हुए मेरी शादी इस घर में हो गई थी। अपनी जेठानी को मुझे देखकर लगता था कि सारी जवानी इन पर ही टूटकर बरस गई है। अविनाश ने पहली बार मुझे शादी में देखा था। वह अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आए हुए थे और उन्होंने उस दिन शादी में अपने दोस्त के कान में मेरे बारे में ही बताया था कि वह मुझे पसंद करने लगे हैं, और मुझे अपने दोस्त को दिखाकर उनसे मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। फिर घर जाते ही उन्होंने अपनी भाभी को मेरे बारे में बताया। उनकी भाभी तो वैसे भी उनकी हर बात मानती थी, इसलिए वह उनके कहने के मुताबिक अगले दिन ही हमारे घर पर आ गई और मुझे अपने देवर की खातिर पसंद करते ही उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। इसी तरह से हमारी शादी हुई थी। अविनाश की फैमिली और उनका घर बहुत अच्छा था। मेरे घर वालों को कोई ऐतराज भी नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें भी अविनाश अच्छे लगे थे। अपनी खूबसूरती पर फिदा हो जाने वाले इंसान को पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन शादी वाले दिन ही मेरी खुशियां खाक में मिल गई थी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि इस पूरी महफिल में मैं नहीं, बल्कि मेरी जेठानी ने अपनी खूबसूरती से तारीफें लूट ली हैं। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और मेरी सारी फ्रेंड्स फोटोशूट कर रही थी। मेरी फ्रेंड धीरे से मेरे कान में आकर कहने लगी, यार, शेफाली दुल्हन तुम बनी हो, लेकिन रंग रूप तो तुम्हारी जेठानी पर चढ़ा हुआ है। सच में तुम्हारी जेठानी तो तुम्हारे पति की भाभी नहीं, बल्कि उनकी छोटी बहन लग रही है। हर किसी की नजरें मेरी जेठानी पर ही जमी हुई थी। लगता ही नहीं था कि वह अविनाश की बड़ी भाभी है। मैंने तो आज से पहले इतनी जवान और खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अपनी दोस्त की बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि फालतू की बातें मत करो, मैं दुल्हन हूँ और मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दिल में यह बात मुझे भी अच्छी तरह से महसूस हो चुकी थी कि मुझसे कहीं ज्यादा वैल्यू मेरी जेठानी को मिल रही थी। लोग मुझसे ज्यादा मेरी जेठानी की खूबसूरती से इम्प्रेस हो रहे थे, और मैं यह भी अच्छी तरह से जान गई थी कि मुझसे ज्यादा प्रोटोकॉल मेरी जेठानी को मिल रहा था। वह जहां जाती लोगों की नजरें उनके पीछे पीछे होती थी।
यहाँ तक कि मुझसे ज्यादा लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और उसी दिन से मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफरत की आग भड़क उठी थी। अविनाश, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे। अपनी शादी की सारी रस्में कंप्लीट हो जाने के बाद वह यहाँ से जाने वाले थे। अविनाश की जॉब कोलकाता जैसे बड़े शहर में थी और वह कमाते भी अच्छा थे, इसलिए उनके घर में हर आराम की चीज मौजूद थी। इन दिनों में उन्होंने अपना सारा टाइम मेरे साथ साथ अपनी भाभी को भी बराबर से ही दिया था। जहां कहीं भी हम लोग गए थे, उन्होंने अपनी भाभी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि वह हमारे साथ साथ ही हर जगह जा रही थी। अविनाश की अपनी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुना था कि जिस दिन से उनके पति की मौत हुई है, उसी दिन से मेरे पति ने अपनी भाभी के लिए अपने दिल में उनकी वैल्यू और ज्यादा गहरी कर ली थी, और वह अपनी भाभी को पहले से ज्यादा वैल्यू देने लगे थे और उनका ख्याल रखने लगे थे। उन दोनों देवर भाभी के बीच खूब हंसी मजाक होती थी और एक दूसरे को दोनों बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे दोनों उम्र में बराबर के हों और उन दोनों के दरमियान दोस्तों जैसी बात होती हो। उन दोनों के बीच इतनी करीबी बातें होते हुए देखकर मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अविनाश कुछ दिन हमारे साथ गुजार कर वापस कोलकाता चले गए थे, लेकिन मुझे अपनी जेठानी से नफरत होने लगी थी। मेरे दिल में उनके लिए नफरत उसी दिन से पैदा हो गई थी, जिस दिन से मैंने उन्हें पहली बार देखा था और मुझे पता चला था कि यह मेरे पति की भाभी है, क्योंकि देवर भाभी को इतना अटैच होते हुए देखना, यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अपनी जेठानी का उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ मेरी आंखों में चुभने लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरी खूबसूरती को अपने सामने कम कर दिया था। आखिर मेरी जेठानी विधवा औरत थी, उन्हें तरीके से पहनना छोड़ना चाहिए था। विधवा औरतें तो लाइट कलर के कपड़े पहनती हैं और ज्यादा साज सिंगार भी नहीं करती, लेकिन मेरी जेठानी तो बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह रहती थी। वह लगभग 40 साल की उम्र की थी। इतनी उम्र में आकर भी उनके खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई थी। ना ही उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बा था और ना ही कोई पिंपल्स और ना ही उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। मेरा खूबसूरत होने का सारा घमंड उनके आगे चूर चूर हो गया था, क्योंकि घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं जहां जाती थी, मेरी जेठानी मेरे साथ होती थी और उनके आगे किसी की भी नजर मुझ पर पड़ती ही नहीं थी। एक दिन इसी तरह ही बातों बातों में मैंने अपनी जेठानी से उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी लगभग 10 या 12 साल पहले हुई थी। लगभग शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। इस घर में मेरे पति की यादें बसती हैं, इसलिए मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। यह बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि भला इतनी खूबसूरत औरत चाहे तो दूसरी शादी आसानी से कर सकती है। अगर वह विधवा है और उनको अपने पति के मरने का इतना ही गम है, तो फिर वह इस तरह से अपने आप को हीरोइन की तरह बनाकर क्यों रखती है? मुझे लगा कि औरत मेरे सामने अपने पति को याद करके सिर्फ रोने का नाटक कर रही है। मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफरत बढ़ती चली गई, बल्कि और गुजरते हुए दिनों के साथ अपनी जेठानी के लिए मेरे दिल में नफरत बढ़ती ही चली जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता था जब कोई मेरे सामने मेरी ही जेठानी की तारीफ कर देता था, तब तो मैं गुस्से से जल भुनकर राख हो जाती थी। मेरे भाई की शादी आई, तो मैंने अपने भैया की शादी के लिए खूब तैयारी की थी और 2 दिन पहले ही पार्लर में जाकर हर तरह की सर्विस भी ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बार अपनी जेठानी को खूबसूरती में मात देकर ही रहूंगी, लेकिन इस बार फिर से मैं गलत साबित हो गई थी। मैं पूरी तरह तैयार होकर अपने कमरे से निकली। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और यह साड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और बड़े शोरूम से खरीदी थी। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे गहने भी पहने हुए थे, बल्कि बहुत फेमस पार्लर से मेकअप भी करवाया था और मुझे यकीन था कि आज मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। दिल ही दिल में मैं अपनी ही तारीफ करते हुए अपनी जेठानी को जलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई थी।
जैसे ही मैंने अपनी जेठानी को देखा, तो मेरी नजर अपनी जेठानी के ऊपर जमकर रह गई थी। मुझे उनसे हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक विधवा औरत होते हुए मेरी जेठानी ने दुल्हनों की तरह लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह एक विधवा औरत है। पता नहीं मेरी जेठानी इतनी ज्यादा खूबसूरत और जवान कैसे नजर आती थी, जबकि मेरी तो अभी नई नई शादी हुई थी। मैं नई दुल्हन थी और अभी 1-2 महीने के अंदर ही मैं इस तरह से ढल गई थी जैसे मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे भी हो चुके थे और चेहरे पर पिंपल्स भी निकल आए थे। ससुराल में आ जाने के बाद मेरे शरीर का रंग भी दबा दबा सा हो गया था। मेरे चेहरे की चमक झुलसकर मुरझा गई थी। शायद यह सब इसी जलन का नतीजा था जो मेरे दिल में मेरी जेठानी के लिए पैदा हो रहा था। लेकिन मैं अपनी जेठानी को जब भी देखती तो हैरान रह जाती थी। मैं एक औरत होकर भी दूसरी औरत की खूबसूरती से नजरें नहीं चुरा पाती थी और इसी बात ने मुझे उनसे जलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ना चाहते हुए भी जलन की वजह से उनसे कह दिया कि भाभी, कम से कम आप विधवा औरत हो, इस बात का तो ख्याल रखा करो। विधवा औरत होने के साथ साथ आपकी उम्र भी होने लगी है, जबकि आपको तो लाइट कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए, ना कि हैवी और डार्क कलर के। औरतों पर साड़ी या सूट ही ठीक लगता है, ना कि लहंगे वगैरह। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन आज आप ही बनने वाली हो। विधवा औरत को ऐसे कपड़े पहनकर जब लोग देखते हैं तो बातें बनाने लगते हैं। मेरी बात सुनते ही मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि मुझे देखकर तुम्हें कहीं से लगता है कि मेरी उम्र लगने लगी है और मैं सिर्फ तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ और अब भी मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत और जवान नजर आती हूँ। मेरी जेठानी ने खूबसूरत सा सोने का हार अपने गले में पहना हुआ था और एक शातिराना नजर मुझ पर डालते हुए वह अपनी मुझे 5 इंच की हील पटक पटक कर दिखाती हुई कमरे से निकल गई थी। मजबूरन मुझे भी उनके पीछे पीछे ही कदम उठाकर जाना पड़ा था, क्योंकि वह गाड़ी में भी बैठ चुकी थी। कहने को तो वह मेरी जेठानी थी, लेकिन किसी मॉडल की तरह नजर आती थी, जो 45 साल की उम्र पर भी ऐसे परफेक्ट बनकर रहती थी कि मैं उन्हें देखकर हैरान हो जाती थी। सिर्फ मैं ही उन्हें देखकर हैरान नहीं होती थी, बल्कि दुनिया हैरान थी, जिसको उनकी सही उम्र के बारे में ना तो पता होता था और ना ही उनको यह पता होता था कि औरत विधवा है और उसकी शादी को 10 से 15 साल हो गए। लोग उन्हें देखकर अंदाजा लगा लिया करते थे कि वह 20 या 25 साल की जवान खूबसूरत लड़की है, क्योंकि पहली बार जब मैंने देखा था तो मैंने भी उन्हें अपने पति की छोटी बहन ही समझा था। लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम जब शादी हॉल में पहुंचे तो मेरी मम्मी मुझे देखकर गुस्से में कहने लगी, शेफाली, तुम्हारे भैया की शादी है और तुम सबसे लास्ट में आ रही हो। ना जाने कितने मेहमान तो आकर चले गए। मैंने एक नजर अपनी जेठानी की तरफ डालते हुए अपनी मम्मी को इशारा करके कह दिया कि मेरी जेठानी का सजना संवरना खत्म होता तब तो मैं घर से निकलती ना। मेरी मम्मी ने जैसे ही मेरी जेठानी को देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वह हंसकर कहने लगी कि शेफाली, तुम्हारी जेठानी को देखकर तो लगता ही नहीं कि यह विधवा औरत है। ऐसा लगता है जैसे इसकी तो अभी नई नई शादी हुई है। यह तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र की लग रही है। मम्मी की बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मेरी जेठानी की वजह से मेरे भैया की शादी की पूरी तैयारी मेरी खराब हो गई थी। हर कोई उन्हें देखकर हैरान होता और उनकी तारीफों में जमीन आसमान एक कर रहा था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी शादी को 10 से 15 साल हो गए और वह एक विधवा औरत है और वह मेरी बड़ी जेठानी है। बल्कि सब लोग यही समझ रहे थे कि जैसे वह मेरी छोटी ननद है। मैं तो इतने टाइम से अपने भैया की शादी की तैयारी कर रही थी। किसी एक ने भी मुझे नजर भरकर नहीं देखा था, क्योंकि सबका ध्यान तो सिर्फ मेरी जेठानी ने ही अपनी तरफ खींच लिया था और सब मेरी जेठानी को देख देख कर तारीफों के पुल बांध रहे थे। फंक्शन के लास्ट में मेरी जेठानी ने एक बहुत ही अजीब सी हरकत की थी। वह मेरे कजिन भाइयों के साथ इस तरह से बातों में बिजी थी जैसे वह उनको बहुत पहले से जानती हो। काफी देर तक तो मैं उन लोगों को देखती रही थी और जब बात मेरी बर्दाश्त के बाहर निकल गई तो मैंने उनके करीब जाकर फौरन ही भाभी जी कहकर अपनी जेठानी को पुकारा।
मेरी जेठानी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल गए थे। उन्हें इस मौके पर मेरा इस तरह से दखलंदाजी करना बहुत ही बुरा लगा था। मेरे सारे भाइयों ने एकदम से ही मुझे चौंक कर देखा और पूछने लगे कि क्या यह तुम्हारी जेठानी है? मैंने कहा जी, ये मेरी जेठानी है। मेरे सारे कजिन ब्रदर फौरन ही हैरान हो गए थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, भाभी जी, उधर आपको मेरी मम्मी जी बुला रही हैं। वह मेरे पीछे पीछे चलते हुए गुस्से में आकर कहने लगी, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? जब लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और क्या जरूरत है हर किसी को चीख चीख कर बताने की कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ? उम्र में तो तुम भी मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ी लगती हो। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। न जाने वह ऐसा क्या लगाती थी। वह सच में मुझसे उम्र में काफी छोटी लगती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उनका सच जानकर ही रहूंगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में वह इतनी जवान और खूबसूरत थी, तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर थी। मैंने भैया की शादी का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जब मैं अपने घर पहुंची, तो मेरे दिल में अपनी जेठानी के लिए नफरत की आग बरस रही थी। मेरे पति तो दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे। इधर घर में सिर्फ मेरे साथ मेरी जेठानी ही रहती थी। वैसे तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह हर मौके पर मेरी जेठानी मेरे हिस्से की तारीफें बटोर लेती थी, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर कीमती जेवर और कपड़े उनके पास मौजूद थे। कमाते मेरे पति थे, लेकिन मजे तो उनको आ रहे थे। और सबसे बढ़कर यह कि वह जहां पर खड़ी होती थी, जवान लड़कों की नजरें उन पर टिकी रहती थी। आज भी पूरे फंक्शन में सबने मुझे छोड़कर उनकी तारीफ की थी, और मेरी तरफ के सारे लड़के भी उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे किसी जवान लड़की को देखा जाता है। मेरे पति अविनाश की मेरे पास कॉल आई, तो मैंने जले भुने अंदाज में उन्हें भी यह बात बता दी थी कि अपनी भाभी से कहो कि विधवा होने के बाद भी उनके बनाव श्रृंगार कम नहीं होते। विधवा होते हुए जिस तरह वह चटक मटक से घर से बाहर निकलती है, मैं उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, हाँ, भाभी ने मुझे अपनी कुछ पिक्स तो व्हाट्सएप की थी। वो तो सच में बहुत खूबसूरत और कोई कम उम्र की लड़की लग रही थी। इसमें क्या बुराई है? अगर वो अच्छी दिखना चाहती है तो ये उनका हक है। और क्या विधवा औरतों को तैयार होने का दिल नहीं करता, या उनसे सारे हक छीन लिए जाते हैं? तो मैं आखिर उनसे क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने तुम्हें भी तो बहुत सारे पैसे भेजे थे ना। तुम भी तो अच्छी तरह से अपनी शॉपिंग कर सकती थी। अविनाश की इन बातों ने मेरे दिल में और ज्यादा आग लगा दी थी। मैंने अपने पति से और ज्यादा बात किए बिना ही फोन काट दिया था। मुझे उनसे बस इतना जानना था कि किस वजह से मेरी जेठानी इतनी जवान और खूबसूरत नजर आती थी, और यही सब जानने के लिए मैंने मेहनत शुरू कर दी थी। अगले दिन रोज की तरह मेरी जेठानी जरूरी काम का कहकर घर से बाहर निकली, तो पीछे से मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे लग रहा था कि वह कोई ना कोई ऐसी क्रीम या दवाई का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना निखरा हुआ है। लेकिन काफी देर तक उनके कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझे ऐसी वैसी कोई भी चीज नजर नहीं आई थी, बल्कि एक फाइल जरूर मिली थी जिसके ऊपर मेरी जेठानी का नाम लिखा हुआ था, और वह किसी अस्पताल की फाइल लग रही थी। उस फाइल पर डेट भी लगभग 7 साल पुरानी थी। मेरी जेठानी को 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उन्हें न सिर्फ अस्पताल जाना पड़ा, बल्कि इतनी मोटी फाइल भी बन गई थी। और जैसे ही मैंने वह फाइल खोलकर देखा, तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने जाहिर हो गया था। मेरी जेठानी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी, और इसी सर्जरी ने उनके चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया था। वह पहले से कई ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई थी। और भी उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए हुए थे, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर भी जवान लड़कियों जैसा हो गया था। और फिर उनकी अलमारी में मुझे कुछ पैसों की स्लिप भी मिल गई थी, जो उन्होंने एक जिम में जमा करवाई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह रोजाना जरूरी काम का कहकर जिम को जाती थी, इसलिए वह इतनी ज्यादा फिट लगती थी। मेरी जेठानी की जवानी का रस पूरी तरह से मेरे हाथ में आ गया था, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी सारी जवानी और खूबसूरती सिर्फ सर्जरी का ही नतीजा है। वरना मेरी जेठानी भी 40 साल की आधी उम्र की औरत होती। लेकिन मेरी जेठानी को लाखों रुपए खर्च करके सर्जरी करवाने की क्या जरूरत आ गई थी?
यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति कितने ही सालों से अपने घर से दूर रहकर मेहनत से पैसे कमा रहे थे और मेरी जेठानी यहाँ इन कामों में उनके पैसे बर्बाद कर रही थी। यह बात मेरे दिमाग में आते ही मेरा दिल जलकर रह गया था और इस आग को कुछ ही वक्त में हवा भी मिल गई जब मैंने खुद अपनी जेठानी को एक जवान लड़के के साथ घर लौटते हुए देखा। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। एक खूबसूरत सा लड़का मेरी जेठानी को घर के दरवाजे तक ड्रॉप करके गया था। मेरी जेठानी अंदर आई तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप किसके साथ आई हो? तो वह कहने लगी कि तुम मेरी देवरानी हो और देवरानी ही बनकर रहो। ज्यादा मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं, वरना अपने देवर से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। वह हमेशा मुझे यही धमकी देकर खामोश करवा दिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में मुझसे ज्यादा मेरे पति उनकी बात को मानते हैं। मेरे पति हमेशा मेरी जेठानी के ही साइड लिया करते थे। मुझे पता था उनके होते हुए कभी मेरे पति मुझे वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने विधवा बनकर मेरे पति के घर का ध्यान रखने के लिए शादी नहीं की थी। लेकिन मैं खामोश रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि हमारी इज्जत को दाग लग रहा था, और यह दाग किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मेरी जेठानी की वजह से ही लग रहा था। इसलिए मैंने अपने पति से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आपकी भाभी को खूबसूरत नजर आने का बहुत शौक है और इसीलिए उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। मेरी बात सुनकर अविनाश चौंक गए थे और कहने लगे, क्यों फालतू की बकवास करती रहती हो? मेरी भाभी शुरू से ही इतनी खूबसूरत और जवान दिखती हैं, उन्हें सर्जरी की क्या जरूरत है? तुम उनसे जलना बंद कर दो तो सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अविनाश की बात पर तो मैं हैरान रह गई थी कि वह कैसे देवर थे जिन्हें अपनी भाभी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने अविनाश से कहा कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन अविनाश ने मेरी किसी भी बात का यकीन किए बिना ही कॉल कट कर दी थी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जेठानी की जासूसी करना शुरू कर दी। जब भी वह घर से बाहर निकलती तो मैं उनके वापस आने का इंतजार करने लगती और रोजाना वापसी पर उन्हें एक जवान लड़का छोड़ने के लिए घर आया करता था। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि वह अपने पति के मर जाने का फायदा उठा रही है और इतनी घटिया हरकत कर रही है। मेरे पति को यह दिखाना चाहती है कि अपने पति की याद में वह दूसरी शादी नहीं कर सकती और वह उनके पीछे लड़कों से चक्कर चला रही है ताकि वह अपने देवर की नजरों में अच्छी रह सके। मेरे पति को अपनी भाभी पर बहुत भरोसा था और वह अविनाश के पीछे इतनी घटिया हरकत कर रही थी। और फिर एक रात मुझ में पर आसमान ही टूट पड़ा था, जब रात के अंधेरे में मैं किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपनी जेठानी के कमरे से कुछ आवाजें आती हुई सुनी। मुझे उस आवाज ने चौंका दिया था। हमारे घर में तो सिर्फ मेरी जेठानी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के इस टाइम पर मेरी जेठानी के कमरे से किसी लड़के के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं दबे पांव अपनी जेठानी के कमरे तक पहुंची तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी जेठानी एक लड़के के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और ना जाने वह दोनों किस तरह की बातों में बिजी थे कि उन्हें इस बात का होश तक नहीं था कि मैं उनकी बातें कान लगाकर सुन रही हूँ। मैंने गौर से उनकी बातों को सुनने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी जेठानी कह रही थी कि अविनाश को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं चाहती हूँ कि उसे हमारी मुलाकात के बारे में कुछ भी खबर हो। शेफाली लाख कोशिशें भी तो कर ले, वह अविनाश को कभी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि अविनाश मेरी बहुत इज्जत करता है और उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। इस लड़के ने मेरी जेठानी का हाथ पकड़ा हुआ था और उन्हें चूम रहा था। कहने लगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारो, मेरे घर में रहकर मेरे साथ। लेकिन अगर तुम अपने देवर और देवरानी को नहीं छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलना जुलना और बातचीत खत्म मत करना। वो लड़का तो इमोशंस में खो गया था, ना जाने वो क्या क्या कह रहा था, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना भूल गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जेठानी के कमरे से अपने कमरे तक का फासला तय किया था और मैं चक्कर खाकर बिस्तर पर लेट गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जेठानी इसलिए जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है
क्योंकि उन्हें इस तरह से लड़कों के साथ रिश्ते बनाने थे। वो लड़का लगभग कोई 18 साल की उम्र का था और मेरी जेठानी उसका इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी की सच्चाई किसी भी हाल में सबके सामने लाकर ही रहूंगी। मुझे आइडिया आया कि सबसे पहले तो मुझे अपने पति को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन फिर साथ ही यह ख्याल भी आया कि कुछ देर पहले मेरी जेठानी ने जो बात कही थी वह बिल्कुल ठीक थी। अविनाश कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उनकी नजर में तो उनकी भाभी ही शरीफ और इज्जतदार औरत थी। बहुत सोच समझने के बाद अपनी जेठानी का राज खोलने के लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया था और अविनाश को फोन मिलाकर उनसे कह दिया कि भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं और उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाभी नहीं चाहती कि मैं ये खबर आपको दूं। आप कुछ दिनों के लिए खामोशी से वापस घर चले आओ। अपनी भाभी की बीमारी का सुनकर अविनाश के होश उड़ गए थे और वह कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल रात तक ही घर वापस आ रहा हूँ। भाभी को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं वहां आकर खुद उनसे मिल लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हिस्से की चाल चल दी थी, क्योंकि यही एक अकेला तरीका था जिसको इस्तेमाल करके मैं अपनी जेठानी की सच्चाई अपने पति के सामने ला सकती थी और इन लड़कों को भी मेरी जेठानी की हकीकत के बारे में पता चल जाता। जब मेरे पति को भी अपनी भाभी की हकीकत के बारे में पता चलता, तो वह अपनी भाभी पर भरोसा करना बंद कर देंगे। अगले दिन रात के 8 बजे तक मेरे पति वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खामोशी से अपने कमरे में लाकर बैठा दिया था और जेठानी के कमरे में यह कहकर नहीं जाने दिया कि वह अभी दवाई खाकर सो रही है। मुझे सही टाइम आने का इंतजार था। मैं जानती थी कि वह लड़का रात को मेरी जेठानी से मिलने जरूर आएगा और जैसे ही रात का 1 बज गया, तो मुझे महसूस हो गया था कि वह लड़का उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जा चुका है। मैंने अविनाश से कहा कि भाभी के जागने का टाइम हो गया, चलो उनके कमरे में चलते हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज ना सिर्फ मेरी जेठानी का सच खुलने वाला था, बल्कि शायद हमेशा के लिए मेरी जेठानी की मुझसे जान भी छूट जाएगी। और मेरे पति को इस बात का यकीन भी आ जाता कि मेरी जेठानी ने उनकी मेहनत की कमाई को किस तरह से बर्बाद किया। जैसे ही मैं और अविनाश कमरे के अंदर दरवाजा खोलते ही दाखिल हुए, तो मेरी जेठानी के हमें देखते ही होश उड़ गए थे, क्योंकि वह इस लड़के के साथ बैठी हुई थी और वह लड़का उनके कंधे पर सर लटकाए बैठा था। कुछ देर तक तो अविनाश निशब्द रह गए थे और फिर कहने लगे, भाभी, यह सब क्या है और यह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या आपको पता नहीं है कि मैं इससे नफरत करता हूँ और आप अब भी इससे कांटेक्ट में हो? यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि उनकी भाभी का पहले से ही इस लड़के के साथ रिश्ता था। और क्या अविनाश पहले से ही इस बात को जानते थे? अविनाश की भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और वह कहने लगी, मैं क्या करूं? मेरा इसके साथ खून का रिश्ता है। मेरे माता पिता तो नहीं है। एक यही तो मेरा इस दुनिया में अपना है, बाकी मेरा कोई नहीं है। भला मैं कैसे इससे मुंह फेर सकती हूँ? मेरे पति अपनी भाभी की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गए थे और वह कहने लगे कि ठीक है, अगर आप इससे मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरे पीछे जब मैं घर में मौजूद हूँ, तो आपको इसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। देवर भाभी के बीच होने वाली बातचीत ने तो मुझे हैरान कर दिया था। वह लड़का मेरी जेठानी का छोटा भाई था। अविनाश ने मुझे इतना हैरान होते हुए देखा, तो कहने लगे कि दरअसल यह लड़का भाभी का छोटा भाई है। लगभग 5 साल पहले इसको मैं अपने साथ कोलकाता लेकर गया था और वहां पर मैं इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा रहा था। यह सोचकर कि इसके माता पिता नहीं है और यह मेरी भाभी का छोटा भाई है, इसलिए यह मेरे लिए भी भाई जैसा ही हुआ। मैं इस पर बहुत भरोसा करता था। मैंने इसका वहीं पर स्कूल में एडमिशन करवा दिया और यह मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहता था। इसने वहां पर बच्चा होने का फायदा उठाया था और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहां के लोगों के घरों में चोरी करने लगा था। मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। लोगों को तो यही लगता था कि यह मेरा सगा भाई है, इसीलिए लोगों ने मुझे वहां पर चोर का भाई कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मैं उनके शब्द समझ नहीं पाता था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जब काफी दिन इसी तरह से गुजर गए,
तो मैंने देखा कि एक आदमी ने उसको चोरी करने के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बचाया था। इसकी वजह से मेरी वहां पर बहुत बेइज्जती हुई थी। और तो और मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं बचा था। लोगों ने इसके साथ साथ मेरी भी खूब इंसल्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था कि मुझे उस फ्लैट को खाली करना था। वह फ्लैट मुझे मेरी कंपनी वालों ने दिया था, लेकिन उस बिल्डिंग में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, इसलिए मुझे वह फ्लैट खाली ही करना पड़ा। मैंने उस फ्लैट को खाली कर दिया और फिर मैं किराए के फ्लैट में रहने लगा। इसकी हरकतों से तंग आकर मैं उसको यहाँ भाभी के पास छोड़ गया था और भाभी से कह दिया था कि मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। अगर इसकी यही हरकतें रहीं, तो यह हमारे घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर यह मुझे कहीं भी नजर आ गया, तो मैं इसे जान से मार दूंगा। भाभी, यह बहुत बिगड़ गया है। इसे आप हॉस्टल में भिजवा दो। भाभी ने मुझसे उसकी तरफ से माफी मांगी थी और उसे हॉस्टल में भेज दिया था। इसने हॉस्टल में भी ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो स्कूल वालों ने इसे 3 बार फेल होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया। अब ये चोरी चुपके मेरी भाभी से मिलकर उनको अपने साथ अपने माता पिता के घर में रखना चाहता है, ताकि भाभी इसका ख्याल रख सके। क्योंकि भाभी का छोटा और लाडला भाई है, इस वजह से भाभी इसको कुछ नहीं कहती। शायद भाभी के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, और यही वजह है कि इसकी इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी भाभी का दिल अब भी उसकी बातों में आ जाता है। वह उनका सगा भाई है, इसलिए वह उससे चोरी छुपे मिलती हैं। भाभी को पता है कि मैं उससे सख्त नफरत करता हूँ, इसलिए उसका इस घर में एंट्री करना बंद है। भाभी ने सोचा होगा कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि यह इस घर में आता है, तो तुम मुझे बता दोगी, और अगर मुझे इसके बारे में पता चल गया, तो मैं उसको इस घर में आने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें बतानी चाहिए। अपने पति की बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति अपने कमरे में चले गए थे और उधर मेरी जेठानी अपने कमरे में बैठी हुई अपने भाई से लिपट कर रो रही थी और उनका भाई उनसे माफी मांग रहा था। मैं अपनी जेठानी के पास चली गई तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 साल पहले उनका चेहरा किसी हादसे की वजह से पूरी तरह से जल गया था और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्होंने खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, बल्कि अपने चेहरे को ठीक करवाने के लिए करवाई थी, और इस बात को मुझसे उन्होंने इसलिए छुपाया था क्योंकि उन्होंने अभी तक ये बात अपने देवर को भी नहीं बताई थी। वो अविनाश को अपनी किसी भी परेशानी के बारे में यह सोचकर नहीं बताती थी कि वो इतनी दूर रहते थे। अगर वह उनकी परेशानी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आज सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई थी, लेकिन सच वह नहीं था जो दिखाई दे रहा था। मैंने हर बात को अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से जोड़कर कहानी बना दी थी, जबकि असल कहानी तो बहुत ही अलग थी। वह लड़का मेरी जेठानी का छोटा भाई था। मेरी जेठानी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह अपने भाई की गलत हरकतों पर भी उससे प्यार करती थी। मेरी जेठानी का चेहरा बिगड़ गया था, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, और एक मैं थी जो उनकी खूबसूरती के पीछे ही पड़ गई थी। और तो और मैंने उन पर शक भी किया था, जबकि वह लड़का उनका कोई और नहीं बल्कि सगा भाई था। यह तो बहुत बड़ा पाप कर दिया था मैंने, कि भाई बहन के रिश्ते पर आरोप लगाने के बारे में सोच लिया था। मुझसे यह क्या हो गया था कि जिससे मोहब्बत होती है, उन्हें सिर्फ सुकून और खुशी ही दी जाती है, और मैं भी अपनी जेठानी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर अपने पति को सुकून दे सकती थी। मैंने अविनाश से वादा कर लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी उनकी भाभी की शिकायत उनसे नहीं करूंगी और ना ही उनसे जलन रखूंगी, क्योंकि वह बेचारी तो पूरी तरह से जलने के बाद सर्जरी करवाने पर मजबूर हुई थी, और वह अपने भाई को भी नहीं छोड़ सकती थी। मेरी जेठानी ने अपने भाई से कह दिया था कि अगर तुम्हें मेरे प्यार और साथ की जरूरत है, तो तुम्हें गलत काम छोड़ने पड़ेंगे और मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम सीधे रास्ते पर चलोगे। उनके भाई ने उनसे वादा किया था, और उसने उस दिन के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं किया।
मेरे पति ने भी उसकी अच्छी बातें देखते हुए उसे माफ कर दिया और अब वह मेरी जेठानी का ही भाई नहीं, बल्कि मेरा भी भाई बन गया। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं और वह अब पूरी तरह से सुधर चुका है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।